तो जय हिंद सभी को, स्वागत है आपके अपने चैनल और आपके अपने परिवार योद्धा डिफेंस में। देखिए, पिछले जो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का इलास्टिसिटी चैप्टर शुरू किए थे, उसमें हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेन और बेसिक सा डिफिनीशन जो था इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिए थे। और इसके एकदम पहले जो इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग हुक्स लॉ को देखे थे और उससे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स को देखे थे, जो क्या होता है एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग जो मतलब पीछे क्वेश्चन छूट गया है, मतलब आप जो बुक बनाते हैं उसका सैद्धांतिक जिसको कहते हैं, मतलब वन वर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है, उसमें लगभग जितना थ्योरी पढ़ाया गया उससे क्वेश्चन बन जाएगा। जो क्वेश्चन फंसने वाला है, मतलब जिससे आपको डाउट हो सकता है, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है और इसी को आज छोटे से सीरीज में आज क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो नोट देख लीजिए कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखिए कि स्टील जो होता है वो रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है। इसको खूब डिटेल में अभी हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए, इलास्टिसिटी दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहले तो एक ले लीजिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम कहे थे, जो क्या था, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ई जो था वो किस चीज का रेशियो था, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो जिसका इसका मान, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा एज कंपैरिजन टू जिसका कम होगा। मतलब जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ज्यादा मान वो क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है, ये तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, केवल याद रखिए। अभी जब इससे क्वेश्चन हम कराएंगे तो 3 रीजन से बताएंगे कि स्टील रबर से ज्यादा इलास्टिक क्यों है। ठीक है, 3 रीजन हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि स्टील जो होता है वो रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, क्या कर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलास्टिसिटी का मान, इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी है वो घटता जाएगा। या ये कहे कि टेम्परेचर के साथ इलास्टिसिटी का मान घटता है, या कहे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इलास्टिसिटी का मान घटेगा या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान घटेगा। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो तो बताएं कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए क्या कि जो रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन को, उसको हम क्या कहते हैं जी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ई जो होता है वो किस चीज का रेशियो होता है, तो स्ट्रेस और बाई स्ट्रेन। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको ई कहते थे वो किस चीज का रेशियो है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। ये तीनों पॉइंट बस याद रखिएगा। इसको हम एक एक क्वेश्चन इस पे लेंगे और इसको क्लियर करेंगे कि एक्चुअली ये पॉइंट कैसे, इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, चलिए तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला देख लीजिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट इलास्टिसिटी। ये सब्सटेंस कुछ दिया है, उसमें बताना है कि किसका इलास्टिसिटी का मान ज्यादा होगा। तो अभी पीछे वाला पॉइंट में हम बताया कि स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है रबर से, और कॉपर से भी ज्यादा इलास्टिक कौन होता है जी, तो स्टील होता है। इसका रीजन देखिए, पहला रीजन देखिए क्या होता है। पहला रीजन तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अगर मान हम यहां पे लें तो स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान जो होगा स्टील का, वो कहा जाता है कितना होता है, 200, लगभग 200 गीगा पास्कल होता है। ठीक है, और रबर का कितना होता है जी, तो रबर का होता है शायद 0.01 गीगा पास्कल। तो एक बात बताइए ना जी, इसमें से किसका मान ज्यादा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ई का मान। ये जो ई का मान ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान स्टील का होता है 200 गीगा पास्कल और रबर का होता है 0.01 गीगा पास्कल। तो इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कौन सा सही आपको ज्यादा इलास्टिक होगा, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है, तो पहला एक वे हो गया आपके जो लॉजिक देने का तरीका, वो ये हो गया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके, रबर के। और कॉपर से भी ज्यादा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्टील का। इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टील क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा। रीजन, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का इन सबसे ज्यादा मान किसका होता है, तो स्टील का होता है। तो पहला ये लॉजिक आप देख लीजिएगा कि जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक। दूसरा देखिए, जो आपके बुक में दिया होगा वो देखिए उसमें क्या कहा है,
उसमें कहा है कि रबर को तो इलास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी तो होता है इसमें, लेकिन ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। हम लोग इलास्टिक बॉडी तो कंसीडर करेंगे, लेकिन उन सारे बॉडीज को कंसीडर करेंगे जो हुक्स लॉ को मतलब फॉलो करे। आप देखिए कि रबर में जब स्ट्रेस लगाएगा तो मतलब स्ट्रेस लगाएगा तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और जब एक और अनदर वे से देखा जाए तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स उस पे से हटाइएगा तो क्या होगा, वापस अपने शेप पे चला जाएगा। तो ये ज्यादा आपके देखने से ऐसा लगेगा कि रबर जो है वो ज्यादा इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, लेकिन हुक ने क्या कहा था अपने नियम में कि स्ट्रेस को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। मतलब ये अगर 2 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा, ये 2 गुना घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब यूनिफॉर्मली जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा, जैसे ये घटेगा वैसे ये घटेगा, ये हुक ने कहा था। लेकिन जो रबर में होता है वो स्ट्रेस थोड़ा सा भी लगाइएगा तो स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह जाता है। किस केस में, तो रबर के केस में। तो दूसरा रीजन ये बताया गया कि रबर से ज्यादा स्टील इलास्टिक इसलिए है क्योंकि रबर हुक के नियम को फॉलो नहीं करता है, जबकि स्टील हुक्स लॉ को क्या करता है जी, फॉलो करता है। तो 2 तरीका से ही समझ लीजिए। पहला, जितने मटेरियल दिए होंगे उनके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखेंगे, ठीक है। तो इन सारे में कॉपर से भी ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का होता है, रबर से भी ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्टील का होता है, ठीक है। इन सब में सबसे ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का। तो ये लॉजिक से आंसर सही होगा क्या, कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है। दूसरा क्या, कि हम उसी सारे बॉडीज को कंसीडर करेंगे जो हुक्स लॉ को फॉलो करेंगे। जैसे जितना स्ट्रेस लगाए उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, जबकि रबर हुक के नियम को फॉलो नहीं करता है, उसमें स्ट्रेस थोड़ा सा लगाएगा तो स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, यूनिफॉर्म रेट में स्ट्रेस और स्ट्रेन में चेंज नहीं होता है। तो इसका लॉजिक दूसरा ये भी हो गया। चलिए इसमें से एक और क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, मतलब सेकंड टाइप से क्वेश्चन, कि सर आप तो इलास्टिसिटी में ये बताए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में लगाए हुए डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हटा लिया जाए, अगर वो अपने शेप को वापस से चेंज गेन कर ले, उस बॉडी को कहा जाता है क्या, इलास्टिक बॉडी, ठीक है। तो स्टील को हम कहेंगे कि आप स्टील कह रहे हैं कि स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा, इसका मतलब क्या है, इसमें अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए हुए डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दे तो वापस से शेप को गेन कर लेना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कोई भी स्टील का बॉडी लीजिएगा, उसमें अगर स्ट्रेस लगाएगा या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइएगा तो वो वापस अपने शेप पे नहीं आएगा। तो आपके अनुसार अगर आप सोचिएगा तो आपके अनुसार ये होगा कि स्टील जो होगा वो प्लास्टिक बॉडी होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको सिंपल सा एक आपको एग्जांपल दे देते हैं कि एक नाइफ लीजिएगा, नाइफ वॉल बैग दीजिए ना, आप एक नाइफ लीजिएगा और नाइफ से आप देख लीजिएगा क्या, कि नाइफ से जब आप देखिएगा तो स्टील जो होगा वो किससे ज्यादा इलास्टिक होगा जी, तो स्टील होगा वो किससे ज्यादा इलास्टिक होगा, तो रबर से ज्यादा इलास्टिक होगा। देखिए हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं एकदम सिंपल वे में। देखिए कोई भी एक स्टील का ऑब्जेक्ट ले, देखिए किसी भी चीज का एक लिमिट होता है। जैसे हम आपको बताएं कि आप अगर रबर जो होता है उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन आप एक बड़ा सा रबर का टायर ले लीजिए और उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइएगा तो क्या वो वापस अपने शेप को गेन करेगा, नहीं करेगा, वो तो डिफॉर्म ही नहीं होगा पहली बार। तो सबका एक लिमिट होता है, हुक्स लॉ का भी एक लिमिट होता है। जैसे हम कहें कि स्टील, आप कहिएगा कि सर वो तो इलास्टिक बॉडी नहीं है, वो प्लास्टिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। लेकिन ये देखिए नाइफ है, ये किस चीज का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। और इलास्टिसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, ये होता है कि अगर इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगा रहे हैं और इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दीजिएगा तो वापस से अपने शेप को गेन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम बताएं कि ये स्टील जो है वो इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी को कैसे शो करता है। तो देखिए ये इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, देखिए ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए और हटा लिए तो वापस से अपने शेप को गेन कर ले रहा है। देखिए ये डिफॉर्म हुआ और इसके छोड़ दिए, वापस अपने शेप को रीगेन कर लिए। तो क्या है, स्टील भी क्या करता है जी, तो स्टील में भी इलास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी पाया जाता है। इसको अच्छा से पढ़ना था 11th क्लास में, शायद आप पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए बता दिए इतने लॉजिक से। अगर इससे भी आपको याद ना होता है तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो एयरफोर्स में एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपके लूसेंट वाला बुक में भी नोट करके ये स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप चीज ध्यान में रखिएगा। अगर कुछ ना होता है तो एकदम एक वर्ड में याद रख लेना है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है रबर से, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हम आपको बता दिए। चलिए थर्ड नंबर आइए, कह रहा है थर्ड नंबर क्या, सेकेंड फर्स्ट
सेकंड क्वेश्चन देखिए कर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान। तो सबसे पहले वाले में क्या बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलास्टिसिटी का मान क्या होगा, कम होगा। तो देखिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीजेज, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान या इलास्टिसिटी का मान क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाए इलास्टिसिटी का मान घटेगा या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान घटेगा, दोनों एक ही बात है। चलिए अब देखिए, अब यहीं से हम आपको बता दे रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन का पहले नोट में बता दिए थे। तो देखिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा जी, तो डिक्रीजेज होगा। ये नोट में ही हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन में, करे यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली में लूसेंट का है, इसलिए हिंदी में लिखे हैं, इसका इंग्लिश वर्जन इंग्लिश हम बता दे रहे हैं। देखिए करे यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रत्यास्थता गुणांक कह रहा है कि इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स 2 टाइम्स, मतलब इस तरह से किसी एक वायर को खींचा जाता है कि उसका लेंथ 2 गुना हो जाता है, तो देन इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता गुणांक में क्या चेंज होगा। तो देखिए कह रहा है कि समान रहेगा, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, 2 गुना होगा मतलब डबल टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, हाँ 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, और ये कह रहा है 2 गुना 2 टाइम्स हो जाएगा या आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश या हिंदी में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। कह रहा है कि यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में चेंजेस क्या होगा। तो देखिए जब हम बताए थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में तो नोट्स में बहुत सारे चीज बताए थे हुक्स लॉ में। देखिए वो नोट में हम क्या बताए थे, कहे थे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है मतलब ई का मान, ई किस किस चीज पे डिपेंड करता है जी, तो ये ई 2 ही चीज पे डिपेंड करता है। एक क्या होता है जी, तो नेचर कैसा है, मटेरियल, जैसे मान लीजिए कि ये स्टील का है तो स्टील का अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, कॉपर का है तो कॉपर का अलग होगा, अगर रबर का है तो रबर का अलग होगा, मतलब सबका, प्लास्टिक का है तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान क्या होगा, अलग होगा। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट का, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो पहला किस चीज पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल कह दीजिए। सेकेंड अगर कहिए तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और तीसरे किसी चीज पे ये डिपेंड नहीं करता है, मतलब स्ट्रेस पे भी डिपेंड ना करता है, स्ट्रेन पे भी डिपेंड ना करता है। ये हुक्स लॉ में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल पे। तो कह रहा है कि जब एक किसी ऑब्जेक्ट को, तार को खींच कर 2 गुना कीजिएगा तो उसका मटेरियल थोड़े हो जाएगा, मान लीजिए कि वो कॉपर का है तो स्टील में थोड़े कन्वर्ट हो जाएगा, केवल उसके लेंथ में चेंज होगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 ही चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और मटेरियल। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम इन सभी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, किसी तार को, अगर तार का मतलब मटेरियल कांस्टेंट है, मतलब किसी एक तार को खींच के 2 गुना कीजिए, 4 गुना कीजिए, 8 गुना कीजिए, 20 गुना कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो उसके लेंथ में जब आप चेंज कीजिएगा तो उसके क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कोई चेंज ना होगा, क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब किसी तार को खींचकर 2 गुना कीजिए या 3 गुना कीजिए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होगा, तो ये समान रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और कौन सा है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है क्या कि ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय, देखिए इस जो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट हो सकता है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो कह रहा है ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय अप्लाइंग अ लोड टू इट्स फ्री एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज। एक्चुअली देखिए ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग को माने हिंच मतलब समझते हैं, किसी चीज से फिक्स कर देना, मतलब हिंच करना, उसको किसी चीज से फिक्स कर दिया। चलिए एक स्प्रिंग को इसे फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है क्या कि इसके स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय अप्लाइंग ए लोड टू इट्स फ्री एंड, मतलब इसको एक लोड के साथ क्या किया जाता है, इस पे लोड एक अप्लाई किया जाता है। तो सपोज कीजिए लोड को हम अप्लाई करने का मतलब क्या है, इसमें कोई एक किसी ऑब्जेक्ट, लोड मतलब क्या है, कोई फोर्स, मतलब m मास का कोई ऑब्जेक्ट क्या किए, प्लेस कर दिए, ठीक है। तो जब m मास का आप ऑब्जेक्ट प्लेस कीजिएगा, देखिए इसमें क्या किए, एक लोड अप्लाई कर दिए जिसमें m मास का ये लोड है। तो जब इस पे लोड अप्लाई कर दीजिएगा तो इसका देखिए तो बॉडी का शेप अब कैसे हो जाएगा, अब स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, आप हमको बताइए। तो स्प्रिंग पहले देखिए क्या कर रहा है, ये लोड जो है वो अप्लाई कहां पे कर रहा है, फ्री एंड। फ्री एंड मतलब क्या, ये तो स्प्रिंग का पार्ट फिक्स है ऊपर वाला, अब फ्री एंड नीचे वाले को कहा जाता है। तो इसमें लोड क्या किया हम, अप्लाई किए हैं, ठीक है।
तो चलिए इसको जब यहाँ पे लोड अप्लाई कर दिए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखिए लोड जब अप्लाई किए तो आपके स्प्रिंग का शेप कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ये मास वाला जो मतलब लोड है वो अप्लाई किए थे m, ठीक है। तो कह रहा है कि जब मतलब लोड अप्लाई करने में मतलब क्या है, m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg नीचे लग रहा है, तो जब mg नीचे लगेगा तो mg इज ऑल्सो अ फोर्स, ठीक है। तो जब फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, स्प्रिंग में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा लोड के कारण वो कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसा होता है, उस टाइप का स्ट्रेन जिसके वॉल्यूम में चेंज हो जाए तो वो क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। सेकंड देखिए लॉन्गिट्यूडनल एंड शियर स्ट्रेन, इस ये ऑप्शन होगा या शियर स्ट्रेन होगा या लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो सबसे पहले देख लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है जी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस लगाए, अगर उसके लेंथ में या तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ या सिंपल सा कहिए कि लेंथ में उसके चेंज हुआ, वैसे स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक किसको कहा जाता है, वैसा स्ट्रेन जिसके मतलब जैसे जिसपे स्ट्रेस लगाने से उसके वॉल्यूम में चेंज हो, ठीक है। और थर्ड क्या कर रहा है जी, तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया। थर्ड कर रहा है शियर, तीन टाइप के स्ट्रेस पड़े थे, लॉन्गिट्यूडनल, शियर स्ट्रेन और तीसरा क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या था, वैसा स्ट्रेन जिसपे स्ट्रेस लगाने पर उसके शेप में चेंज हो जाए, मतलब तिरछा स्ट्रेस लगा रहे थे इसमें और उसके शेप में चेंज हो रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक स्प्रिंग में लोड अप्लाई कर दिए, तो बताइए कि उसमें कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो पहले तो देखिए इसके शेप में चेंज हो रहा है, जब इस पे एक m मास का कोई फ्री एंड से कोई लोड अप्लाई किया, लोड मतलब कोई मास ऑब्जेक्ट क्या किए उसके फ्री एंड से अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो इसके शेप में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है जी, तो शियर स्ट्रेन इसमें लग रहा है। तो पहला तो ये आप कंफर्म हो गए कि जब स्प्रिंग के फ्री एंड में हम जब मास ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो उसके किस चीज में चेंज हो रहा है, तो उसके शेप में चेंज हो रहा है, इसका मतलब शियर स्ट्रेन क्या हो रहा है, लग रहा है। और दूसरा देखिए इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी लग रहा है, मतलब जब हम इस पे लोड अप्लाई किए तो उसके लेंथ में भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लेंथ में और ये वाला हो गया, ये किस चीज को डिफाइन करेगा, तो ये डिफाइन करेगा, हम आपको बता रहे हैं ये शेप में चेंज है, तो ये सब किस चीज को डिफाइन करेगा, तो शियर स्ट्रेन को। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहां लगेगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो सबसे छोटा वाला पॉइंट हम ले लिए ना, कंसीडर किए कौन सा छोटा वाला पॉइंट, ये वाला एकदम इतना पॉइंट को हम देखें, मतलब क्या है यहां से आकर के जो ऐसे है, वेट हम बता रहे हैं कैसे, इतना जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें कौन सा स्ट्रेन अप्लाई होगा, इसमें जो स्ट्रेन अप्लाई होगा वो होगा देखिए शेप, मतलब ये एकदम नीचे वाला शेप को लिया है, इतना वाला शेप लाया है। तो इसमें देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट के मास को क्या कीजिए, नीचे लोड अप्लाई कीजिएगा, इसका मतलब क्या है, उस पर फोर्स अप्लाई किए, तो फोर्स अप्लाई कीजिए तो लेंथ में एकदम हल्का सा चेंज होगा, क्योंकि मटेरियल किस चीज का होगा, या तो स्टील का होगा, कॉपर का होगा, स्टील या कॉपर या किसी चीज का स्प्रिंग बना होगा, तो वो क्या होगा, वो हार्ड मटेरियल होगा, तो उसमें लेंथ में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसमें कितने टाइप का स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, एक तो लॉन्गिट्यूडनल, इसके छोटे वाले भाग को देखिएगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, और ओवरऑल शेप को देखिएगा तो शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें दो कौन कौन सा स्ट्रेन लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। तो इसका आंसर क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक नहीं होगा, शियर लग रहा है, लेकिन शियर लग रहा है, शियर ज्यादा, लॉन्गिट्यूडनल भी लग रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल कम लगेगा, शियर ज्यादा लगेगा, मतलब ज्यादा उसके शेप में ज्यादा चेंज होगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसको कहते हैं जिसके लेंथ में चेंज है वो कम चेंज होगा। तो स्ट्रेन दोनों हो रहा है, तो अगर आपके ऑप्शन में दे दे लॉन्गिट्यूडनल प्लस शियर तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन केवल ऑप्शन में दिया रहे शियर और लॉन्गिट्यूडनल, तो हम लॉन्गिट्यूडनल को छोड़ करके शियर स्ट्रेन को मारेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में आपको डाउट होने वाला था, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए, और सब जितना थ्योरी बताया उसमें सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आता है तो आपको केवल याद रखना है क्या, कि अगर स्प्रिंग वाले में दे तो शियर स्ट्रेन ज्यादा होगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल भी दे दे तो हम शियर स्ट्रेन को ऑप्शन को मारेंगे, अगर दोनों रहेगा तो लॉन्गिट्यूडनल प्लस शियर को मार देंगे, ठीक है। अभी इसके ऑप्शन को हम चेंज करके बताए क्या क्या दे सकता है, तो इसके देखिए ऑप्शन कैसे कैसे चेंज कर सकता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर ऑप्शन में दिया रहा है दोनों स्ट्रेन दिया रहा है तो दोनों स्ट्रेन को मार देंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में चेंज करके कह दे क्या, वॉल्यूमेट्रिक, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और क्या कर दे यहाँ पे देखिए
लॉन्गिट्यूडनल। देखिए इसको ऑप्शन को हम चेंज करते हैं कि ऑप्शन में एक्चुअली में चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कोई ले लिया, कौन सा बी ऑप्शन ले लिया, तो बी ऑप्शन आपको कौन सा ले लेंगे, तो बी वॉल्यूमेट्रिक हो गया, शियर हो गया, यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल के जगह पर कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेन भी दे सकता है, क्योंकि दो टाइप्स होता है लॉन्गिट्यूडनल का। और यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या दे, नॉन ऑफ दीज दे दे, नॉन ऑफ दीज दे दे। तो ये सारे ऑप्शन में कौन सा, अब इसमें कौन सा ऑप्शन मारिएगा, क्यों, क्योंकि इस पे तो दो स्ट्रेन लग रहा है। कौन कौन सा स्ट्रेन लग रहा है, एक तो क्या लग रहा है, इसमें लेंथ में चेंज हो रहा है, इसके छोटे से पार्ट को देखिएगा तो लेंथ में चेंज हो रहा है, और ओवरऑल पार्ट को देखिएगा तो उसके शेप में चेंज हो रहा है। इसमें शेप में ज्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू द लेंथ। इसका मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से ज्यादा कौन सा स्ट्रेन लग रहा है, शियर स्ट्रेन लग रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ऑप्शन ना मार करके हम किसको लेंगे जी, तो शियर स्ट्रेन को ऑप्शन को मार देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा जी, तो शियर स्ट्रेन। अगर ऐसे ऑप्शन में दे दे तो शियर स्ट्रेन को हम वैल्यू देंगे, लॉन्गिट्यूडनल को वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल कम लगेगा एज कंपेयर टू शियर स्ट्रेन। तो एकदम याद रखना है क्या, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आपको समझ में भी ना आए तो आपको याद रखना है क्या, स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है रबर से। सेकंड क्या, अगर किसी भी स्प्रिंग में एक लोड अप्लाई कर रहे हैं या नीचे से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा है तो उसके शेप में ज्यादा चेंज हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें दो तरह का स्ट्रेन लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल प्लस शियर स्ट्रेन लगेगा। तो हम लॉन्गिट्यूडनल अगर शियर दोनों ऑप्शन में दिया रहा है तो वो मारेंगे, अगर वो ना दिया रहा है ऑप्शन में, लॉन्गिट्यूडनल शियर अलग अलग करके दिया तो शियर स्ट्रेन को मारेंगे। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक था, इसलिए हम इस टॉपिक को क्या किया, हम एराइज किए हैं। तो ये आपके पॉइंट्स सारे हो गए, कौन कौन सा, ये वाला पॉइंट हम आपको स्लाइड क्लियर कर दिए, यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दिए। स्पॉन्ज, रबर, कॉपर सबसे ज्यादा कौन सा होगा, स्टील आपको क्या होगा, इलास्टिक होगा। ठीक है, और ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया, टेम्परेचर के साथ कौन कौन सा इंक्रीज करेगा। सेकेंड के बाद कौन सा क्वेश्चन है, सेकेंड के बाद थर्ड भी हम आपको बता दिए कि यदि एक तार की लंबाई को कर दिया जाए तो आधा होगा और कौन सा होगा। इसके बाद से आपका लास्ट वाला क्वेश्चन भी हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या हो गए। अब चलिए अगले लेक्चर में हम आप लोग को डिस्कस करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ, मतलब हम बताए थे क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिस्कस कराए थे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितने प्रकार के होते हैं, E इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। ठीक है, और ये स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, स्ट्रेस कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार के, लॉन्गिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूमेट्रिक। वैसे ही तो इसी के देखते हुए ई भी कितना टाइप का होगा, तो तीन टाइप का होगा। कौन कौन सा होगा, तो एक हो जाए इसको मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन प्रकार के होंगे, और तीनों प्रकार को कल देखेंगे क्या, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वाले को, दूसरा को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहेंगे, और थर्ड वाले को क्या कहेंगे जी, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वालों को। ठीक है, तो अगले वीडियो में ये सब देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।